नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। चीन के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन। इसी के साथ मोदी कैबिनेट ने कर्म योगी योजना को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के लिए राज्य भाषा बिल भी पास। इसी के साथ ही मेट्रो के लिए गाइडलाइन जारी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। और आगे डीयू एडमिशन 2020 कब आएगी कट ऑफ, 10 पॉइंट में जाने डीयू की दाखिल प्रक्रिया। साथ ही सीबीआई को नहीं मिल रहे सुशांत के मर्डर के सबूत, स्वामी ने वजह तक बता दी। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा बीते 2 महीने का रिकॉर्ड, 24 घंटे में आए 2509 नए केस। तो दोस्तों चलते आज की पहली मुख्य खबर की ओर। चीन के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि ये मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया था कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप्स अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून के अंतिम महीने में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉग, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच में भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को दी मंजूरी, जम्मू कश्मीर के लिए राज्य भाषा बिल भी पास। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस दौरान कई विषयों पर मंथन किया गया, साथ ही बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राज्य भाषा विधेयक लाया गया। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ाया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले हफ्ते सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग अलग टेस्ट को हटा एक ही टेस्ट की बात हुई है। अब आज कैबिनेट के कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को किस तरह बढ़िया किया जाए उसके तहत काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को नई तकनीक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। इस योजना की जानकारी देते हुए डीओपीटी के सचिव ने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक HR काउंसलिंग बनेगा, जो इस पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर फैसला करेगा। साथ ही एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। मेट्रो के लिए नई गाइडलाइन जारी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन में दिल्ली मेट्रो को चलाने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से दौड़ेगी। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर विस्तृत SOP और गाइडलाइन जारी की है। SOP के अनुसार कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्री को मेट्रो से यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। आरोग्य सेतु
ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। समय समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। एसी में ताज़ी हवा के लिए व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों के कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए कहा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। DU एडमिशन 2020 कब आएगी कट ऑफ? 10 पॉइंट में जाने DU की दाखिल प्रक्रिया। तो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ लिस्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते आने की उम्मीद है, लेकिन इस बार DU एडमिशन पिछले सालों से हटकर होगा। कई सारी चीज़ों में बदलाव हुई होगी, जैसे छात्रों को एडमिशन के लिए कॉलेज तक नहीं जाना होगा। पहले ही लेट हो चुके एडमिशन की भागदौड़ में क्या कुछ अलग रहा है और कैसे सब कुछ आने वाले समय में एक समय सीमा के लिए तय किया जाएगा, उसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन एग्जामिनेशन शोभा बगई ने बताया है कि ये खास 10 पॉइंट जो स्टूडेंट के लिए मददगार होंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। अब तमाम कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। PG PhD MPhil के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी 31 जुलाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जारी एडमिशन के लिए भी 31 जुलाई थी। बाकी सभी कोर्स के लिए 31 अगस्त को आवेदन बंद हो चुका है। अब बारी कट ऑफ की है जो अक्टूबर के पहले हफ्ते आ सकती है। इसी के साथ चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अंडर ग्रेजुएट कोर्स की पहली कट ऑफ लिस्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। इसके लिए छात्रों को DU की वेबसाइट du.ac.in पर लगातार विजिट करते रहना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। कट ऑफ लिस्ट में आने में देरी की वजह से CBI की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं और नॉर्थ ईस्ट दंगों की वजह से 400 छात्रों का रिजल्ट ना आने पर बताया जा रहा है। चौथा पॉइंट, इस साल कम से कम 5 कट ऑफ लिस्ट जरूर आएगी। हर कट ऑफ लिस्ट में दाखिल के लिए कम से कम 3 दिन का वक्त होगा। पांचवा पॉइंट, इस बार पहली बार सारे एडमिशन ऑनलाइन ही होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन ही भरा जाएगा। छठा पॉइंट, सितंबर के आखिरी हफ्ते तक डॉक्यूमेंट्स में सुधार या दोबारा अपलोड करने का मौका मिलेगा ताकि स्टूडेंट किसी भी तरीके से गलती को सुधार कर ले। सातवां पॉइंट, जब कॉलेज खुलेंगे तब सारे कागजातों की जांच होगी और किसी ने गलत जानकारी दी है तो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। आठवां पॉइंट, इस बार पहली बार सभी छात्रों को किसी भी कोर्स या किसी भी कॉलेज में दाखिल की छूट होगी अगर वो कट ऑफ में तय नंबर पाता है। इसकी वजह यह थी कि जब वह छात्रों ने अप्लाई किया तो उनके अपने मार्क्स में या कौन से सब्जेक्ट लेना है यह पता नहीं था। नौवां पॉइंट, शुरुआती कट ऑफ इस बार ऊपर जा सकता है क्योंकि एवरेज मार्किंग की गई है, लेकिन ज़्यादा असर पड़ने पर संभावना कम है। इसी के साथ चलते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। इस बार काउंसलिंग सेशन तो नहीं किए गए हैं, लेकिन सभी रजिस्ट्रेशन पहले वेबिनार हुए और आने वाले समय में भी छात्रों को DU के अधिकारी ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। तो दोस्तों यह थे 10 पॉइंट। इसी के साथ चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। CBI को नहीं मिल रहे सुशांत के मर्डर के सबूत, स्वामी ने वजह तक बता दी। तो दोस्तों राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड के मामले पर अक्सर अपना पक्ष रखते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत की हत्या किए जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। स्वामी का ये ट्वीट काफी ज्यादा रीट्वीट किया जा रहा है और फैंस इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सुशांत की हत्या किए जाने के पीछे पहला मकसद साफ है, वह बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर था और इतना टैलेंटेड था कि बॉलीवुड द्वारा उसे नजरअंदाज किया जाना मुमकिन नहीं था। क्योंकि वह उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरह उसे इस खेल से ही बाहर कर दिया था। बाकी जो कुछ है वो बॉलीवुड सिनेमा का बहाना है। स्वामी ने लिखा, हत्या का दूसरा कारण मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा राजनीतिक है, लेकिन इसके लिए मुझे और ज़्यादा रिसर्च करनी होगी। एक तरफ जहां स्वामी ने अपने इस बयान में एक नए आयाम को सामने रखा है, वहीं अपने दूसरे पॉइंट के लिए उन्होंने जिज्ञासा भी पैदा कर दी है। क्या स्वामी किसी राजनेता पर सीधे आरोप लगाएंगे? ये वक्त साथ साफ हो जाएगा। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले के तार लगातार ड्रग माफियाओं से जुड़ते चले जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक इस मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। उधर CBI, ED और NCB के इस केस में अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली और आखिरी मुख्य खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा बीते 2 महीनों का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2509 नए
केस। तो दोस्तों, भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 78,000 से ज्यादा नई मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 1045 मरीजों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 37,59,524 हो गई है। इसमें 8,01,282 केस एक्टिव है, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक 29,19,009 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कुल 66,333 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। पंजाब में बुधवार को एक दिन में कोरोना के 1514 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 56,989 हो गई है, जबकि पंजाब में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 1618 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।